नमस्कार, मैं हूं शम्स तहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता था और वो ये कि आखिर आफताब ने श्रद्धा को क्यों मारा। अगर वो श्रद्धा से शादी करना नहीं चाहता था तो श्रद्धा को छोड़कर जा सकता था, मगर अब इस सवाल का जवाब मिल चुका है। श्रद्धा के कत्ल की वजह सामने आ चुकी है और ये वजह भी बेहद अजीब है। दरअसल आफताब न सिर्फ श्रद्धा से शादी नहीं करना चाहता था, बल्कि वो ये भी नहीं चाहता था कि श्रद्धा उसे छोड़कर जाए, जबकि श्रद्धा कुछ और ही फैसला कर चुकी थी। जिस श्रद्धा के साथ आफताब 3 साल से लिव इन में रह रहा था, उसी श्रद्धा को आफताब ने क्यों मारा। अगर श्रद्धा आफताब पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी तो वही श्रद्धा फिर आफताब को छोड़कर जाना क्यों चाहती थी, और अगर श्रद्धा आफताब को छोड़कर जाना ही चाहती थी तो फिर आफताब को उसका कत्ल करने की जरूरत क्या थी। अभी तक की कहानी यही थी कि श्रद्धा आफताब से शादी करना चाहती थी, लेकिन आफताब उसे टाल रहा था और श्रद्धा के इसी दबाव की वजह से फिर उसने श्रद्धा का कत्ल कर दिया। मगर दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा के कत्ल की वजह ये कतई नहीं थी। आफताब ने श्रद्धा को इसलिए बिल्कुल नहीं मारा, बल्कि श्रद्धा के कत्ल की वजह कुछ और थी। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक पहले पुलिस हिरासत और फिर पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफताब ने यह बताया कि वो श्रद्धा को नहीं, बल्कि श्रद्धा उसे छोड़कर जाने वाली थी, और बस इसीलिए उसने श्रद्धा को मार डाला। बकौल आफताब मई के पहले हफ्ते में वो श्रद्धा की राय जान चुका था। श्रद्धा अब उससे अलग होकर अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन आफताब न उससे शादी करना चाहता था और न ही उसे खुद से जुदा। वो नहीं चाहता था कि श्रद्धा की जिंदगी में कोई और आए या श्रद्धा किसी और के साथ रहे। बस इसी के बाद ईद के मौके पर मई में उसने श्रद्धा को हिमाचल घूमने के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद वो हिमाचल पहुंचा और फिर दिल्ली, पर इस दौरान भी श्रद्धा ने अपना इरादा नहीं बदला था। वापस मुंबई लौटकर वो आफताब से दूर जाने का फैसला कर चुकी थी। आफताब इस फैसले के बारे में जानता था और बस इसीलिए उसने श्रद्धा को मार डाला। तो आखिर श्रद्धा की हत्या आफताब ने क्यों की थी? आफताब से पूछताछ के बाद सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आज तक को दिल्ली पुलिस के टॉप ऑफिशियल ने बताया है कि दरअसल श्रद्धा आफताब से दूर जाना चाहती थी और ये बात आफताब को नागवार गुजरी, इसलिए उसने श्रद्धा की हत्या की और बॉडी के कई टुकड़े कर दिए। दरअसल 4-5 मई को श्रद्धा और आफताब के बीच काफी झगड़ा हुआ था, जिसके बाद श्रद्धा ने पूरी तरह मन बना लिया था कि वो आफताब से दूर हो जाएगी। ये बात श्रद्धा ने आफताब को भी बता दी थी, जिसके बाद से ही वो काफी गुस्से में था। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब श्रद्धा ने आफताब से अलग रहने का फैसला किया था। 2019 में दोनों पहली बार मिले थे। 19 के आखिर में दोनों लिव इन में साथ भी रहने लगे, लेकिन वो 2020 का साल था जब आफताब और श्रद्धा के बीच सबसे ज्यादा लड़ाई हुई। ये वो साल था जब कोरोना मुंबई समेत पूरे देश में दस्तक दे चुका था। मुंबई में लंबे वक्त तक के लिए लॉकडाउन था। आफताब और श्रद्धा कई महीने तक एक ही घर में बंद थे और तब दोनों में खूब झगड़ा हुआ करता था। इसी दौरान आफताब ने श्रद्धा पर कई बार हाथ भी उठाया। 23 नवंबर 2020 को तो आफताब ने श्रद्धा की इस कदर पिटाई की कि श्रद्धा को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। तब पहली बार श्रद्धा ने न सिर्फ आफताब को छोड़ने और उससे अलग रहने का फैसला लिया था, बल्कि अपने दोस्तों के कहने पर पुलिस में आफताब के खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज कराई थी। यह वही शिकायत थी। सेवा में थाना अध्यक्ष, एवरशाइन सिटी, वसई ईस्ट। मैं मिस श्रद्धा विकास वालकर, उम्र 25 साल। आफताब अमीन पूनावाला, उम्र 26 साल। फोन नंबर के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराना चाहती हूँ, जो कि वर्तमान में B302 रीगल अपार्टमेंट, विजय विहार कॉम्प्लेक्स,
ARC भवन के पास रह रहा है। वो मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। वो मुझे मारता पीटता है। आज उसने मेरा गला घोंटकर मुझे मारने की कोशिश की। उसने मुझे डराया और ब्लैकमेल भी किया। उसने ये भी कहा कि वो मुझे मार डालने के बाद मेरी लाश के टुकड़े करेगा और फिर उन्हें फेंक देगा। पिछले 6 महीने से वो मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव कर रहा है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं इस शिकायत को लेकर पुलिस के पास जा सकूं, क्योंकि उसने मुझे मार डालने की धमकी दी है। उसके माता पिता को इस बात की जानकारी है कि वो मेरे साथ मारपीट करता है और मुझे मार डालना चाहता है। उन्हें ये भी पता है कि हम लोग ईस्ट में लिव इन में रह रहे हैं और वो लोग वीकेंड में मिलने आते हैं। मैं अभी तक उसके साथ रह रही हूँ और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं और उम्मीद है कि हमें उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। मगर अब मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। इसलिए अगर मुझे कोई भी शारीरिक हानि होती है तो माना जाए कि ये उसी ने किया है, क्योंकि वो जान से मारने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है। उसने कहा है कि मुझे जहाँ भी देखेगा मुझे नुकसान पहुँचाएगा। श्रद्धा विकास वालकर। दरअसल 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने यह पुलिस कंप्लेंट तब दी थी जब आफ्ताब ने उसकी हालत कुछ ऐसी कर दी थी। नाक, गाल, गला, कमर के निचले हिस्से पर बेतहाशा चोट और चोटों के निशान थे। आफ्ताब ने तब श्रद्धा की बुरी तरह पिटाई की थी। इस पिटाई के बाद श्रद्धा को उसके दोस्त अस्पताल ले गए, जहां उसे भर्ती कराना पड़ा। अपने उन्हीं दोस्तों के मशवरे के बाद तब श्रद्धा ने तुलिंज पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेन दी थी। तब श्रद्धा ये तय कर चुकी थी कि अब वो आफ्ताब से अलग हो जाएगी, उसके साथ बिल्कुल नहीं रहेगी। लेकिन अफसोस, वो फिर से आफ्ताब के बहकावे में आ गई। आफ्ताब ने तब श्रद्धा को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए धमकी दी कि अगर वो उसके पास नहीं लौटी तो वो खुदकुशी कर लेगा। उसने श्रद्धा से माफी भी मांगी। श्रद्धा पसीज गई और अस्पताल से फिर उसी आफ्ताब के पास पहुंच गई। इतना ही नहीं, आफ्ताब के कहने पर ही उसने अगले ही दिन तुलिंज पुलिस स्टेशन में दिया गया अपना ये कंप्लेन भी वापस ले लिया। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी नहीं बल्कि सचमुच आखिरी गलती साबित हुई। जरा सोचिए, अगर इस कंप्लेन के साथ ही श्रद्धा आफ्ताब से अलग हो जाती तो क्या उसकी जान बच नहीं जाती? चलिए, श्रद्धा ने आफ्ताब पर भरोसा किया इसलिए वापस लौटी, लेकिन उस आफ्ताब का क्या जिसने 1.5 साल पहले ही श्रद्धा के कत्ल की पूरी स्क्रिप्ट ही लिख डाली थी, बस कत्ल की तारीख को छोड़कर। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिसिया पूछताछ के अलावा पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान भी आफ्ताब बड़े इत्मीनान से सवालों के जवाब दे रहा था। उसके ज्यादातर जवाब लगभग वैसे ही थे जो इससे पहले वो पुलिस की पूछताछ में दे चुका था। हथियार से लेकर लाशों के टुकड़े और कपड़ों तक के बारे में उसने उन्हीं जगहों के नाम लिए जो वो पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले पुलिस को बता चुका था। हालांकि इस दौरान उसने कुछ नई चीजें भी बताई। पॉलीग्राफ टेस्ट के नतीजे को लेकर दिल्ली पुलिस अब तक संतुष्ट है। पुलिस को उम्मीद है कि नार्को टेस्ट के दौरान बाकी बचे कुछ सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। आफ्ताब का नार्को टेस्ट पहले 5 दिसंबर को होना था, लेकिन अब 1 दिसंबर को होगा। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने बाकायदा अदालत से 1 दिसंबर को नार्को टेस्ट कराने की इजाजत भी ले ली है। सोची समझी साजिश के तहत आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की। इसके अलावा हत्या के बाद इंटरनेट पर काफी कुछ सर्च किया था आफ्ताब ने, जो संदेह के दायरे में है। 1 दिसंबर को आफ्ताब का नार्को टेस्ट दिल्ली पुलिस करवाएगी। कोर्ट से परमिशन मिली है। दिल्ली पुलिस को लगता है कि नार्को टेस्ट में कई खुलासे आफ्ताब कर सकता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पहले दिन से लेकर आज तक आफ्ताब लगातार यही दोहराता रहा है कि उसने श्रद्धा का कत्ल तो किया है, लेकिन यह कत्ल उससे अचानक हो गया, वो भी गुस्से में, वरना उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन पुलिस का मानना है कि आफ्ताब ऐसा कहकर कानून से खेलने की कोशिश कर रहा है ताकि वो कड़ी सजा से बच सके। हालांकि कानून के जानकारों के मुताबिक आफ्ताब ने जिस तरह से श्रद्धा को मारा और फिर उसकी लाश के टुकड़े किए, उसे देखते हुए ये मामला मर्डर के एक्सेप्शनल केस में नहीं आता, बल्कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में आता है। कानून के जानकारों का तर्क है कि आफ्ताब ने भले ही अचानक गुस्से में श्रद्धा का गला दबाकर उसे मार डाला,
लेकिन इसके बाद जिस तरह से उसने हफ्ते महीनों तक लाश के टुकड़े कर उन्हें दिल्ली भर में फेंकता रहा, उसे देखते हुए इसे कत्ल का एक आम या साधारण केस नहीं कहा जा सकता। भले ही कत्ल उसने गला घोंट कर किया, लेकिन इसके बाद जो कुछ किया वो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। अमरदीप कुमार, हिमांशु मिश्रा और चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। कोई गुस्से में अचानक किसी का कत्ल कर दे, पहले से कोई प्लानिंग न हो, तो क्या ऐसे में कातिल को कम सजा मिलती है? और पूरी सोची समझी साजिश के तहत अगर कोई कत्ल करे तो क्या ऐसे में सजा बढ़ जाती है? कत्ल करने के बाद अगर कोई लाश के सबूत मिटाने के लिए लाश के साथ अजीब बर्ताव करे तो क्या इसमें सजा अलग हो जाती है? श्रद्धा मर्डर केस को लेकर कानून के जानकार आखिर कहते क्या है? यह केस क्या रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आएगा? कानून के जानकारों ने तंदूर कांड की मिसाल देते हुए कहा कि वो केस भी लगभग ऐसा ही था। सुशील शर्मा ने तब अपनी पत्नी नैना साहनी को झगड़े के दौरान गोली मारी थी। वो कत्ल भी अचानक हुआ था, लेकिन इसके बाद सुशील शर्मा ने नैना साहनी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए जिस तरह उसे तंदूर में डाला, वो एक सोची समझी साजिश थी ताकि लाश का सबूत किसी के हाथ न लगे। यही वजह है कि तब अदालत ने नैना साहनी के कत्ल को रेयरेस्ट ऑफ रेयर करार देते हुए सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे उम्र कैद में बदल दिया। श्रद्धा मर्डर केस भी वैसे ही रेयरेस्ट एंड रेयर केसेस है। इसमें और नैना साहनी मर्डर केस में खाली डिफरेंस ये है कि नैना साहनी मर्डर केस में जब उसने मर्डर किया था तो उसके तुरंत बाद जो है वो पकड़ा गया था जब बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर रहा था, जबकि श्रद्धा केस में उसने बॉडी को डिस्पोज ऑफ बहुत देर पहले कर दिया था। करीब करीब आप लगाएं 6 महीने पहले उसने कर दिया था उसको डिस्पोज ऑफ, और उसके बाद पता लगा है कि उसने मर्डर किया है। कानून के जानकारों के मुताबिक श्रद्धा केस भी बिल्कुल वैसा ही केस है। यहाँ भी आफ्ताब ने भले ही अचानक गुस्से में श्रद्धा का कत्ल किया, लेकिन इसके बाद लाश के टुकड़े कर उन्हें जिस तरह से वो इधर उधर फेंकता रहा, वो एक साजिश का ही हिस्सा था। इसीलिए इस बात की गुंजाइश बेहद कम है कि आफ्ताब के इस पैंतरे से कि उसने सचमुच अचानक गुस्से में कत्ल किया था, उसकी सजा कम हो जाएगी। उसके जुर्म को देखते हुए और कत्ल के लिए दी जाने वाली सजा को सामने रखते हुए ये तय है कि उम्र कैद से कम उसे कोई सजा मिलेगी नहीं। और अगर दिल्ली पुलिस ने अदालत में ये साबित कर दिया कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है तो फिर फांसी तय है। दोनों रेयरेस्ट इन रेयर केस हैं। रेयरेस्ट इन रेयर केसेस का मतलब ये होता है कि वो एक आम मर्डर नहीं है, रेयर टाइप का वैसा मर्डर होता है, इसलिए इनको रेयरेस्ट इन रेयर केस कहते हैं। और रेयरेस्ट इन रेयर केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि एक्यूज को डेथ पेनल्टी देनी चाहिए। जो श्रद्धा केस में जो मुलजिम आफ्ताब है, उसने जो प्ली ली हुई है कि ये उसने सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन में उसने मर्डर किया, वो प्ली इसकी अब टीनेबल नहीं है। वो इसलिए वो टीनेबल नहीं है, लॉ में वो नहीं ठहरती, क्योंकि अगर कोई सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन में अगर मर्डर करता भी है तो उसके फौरन बाद उसको जो है पुलिस को बताना चाहिए। इसमें क्योंकि पुलिस को नहीं बताया, इसलिए उस कैटेगरी में नहीं आता। हालांकि कानूनन आफ्ताब को सजा मिलने में अभी कई साल लग जाएंगे। पहले तो निचली अदालत है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। मतलब कितनी भी जल्दी सुनवाई निपटा ली जाए, 5-10 साल तो लग ही जाए। लेकिन उस सजा से पहले ही बहुत से लोग खुद आफ्ताब को अपने हाथों से सजा देना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों ने सोमवार को आफ्ताब की उस जेल वैन पर हमला बोला था जिस वैन से वो फॉरेंसिक लैब से वापस तिहाड़ जा रहा था। आफ्ताब के खिलाफ लोगों के गुस्से को देखते हुए न सिर्फ जेल के बाहर बल्कि अब जेल के अंदर भी उसकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आफ्ताब को आम कैदियों से अलग सेल में रखा गया है। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से उसकी निगरानी की जा रही है। साथ ही जेल संतरे भी लगातार उसकी हर हरकत पर नजरें गड़ाए। श्रद्धा मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पुलिस कई सबूत इकट्ठा करती जा रही है। हालांकि अभी भी इस मामले में कई ऐसे सबूत हैं जिनकी जांच रिपोर्ट आना बाकी है, जिसके आधार पर यह तय होगा
कि वाकई आरोपी इस मामले में शामिल है या फिर नहीं। पुलिस के पास न सिर्फ सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं, बल्कि इस मामले में फॉरेंसिक एविडेंसेस भी हैं। पुलिस आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट करा चुकी है। अब पुलिस इस मामले में 1 दिसंबर को आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराने जा रही है। ऐसे में अगर नार्को टेस्ट पुलिस की थ्योरी को सपोर्ट करता है तो निश्चित रूप से यह दिल्ली पुलिस के लिए जीत होगी। अमरदीप कुमार, हिमांशु मिश्रा और चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरें अब सिर्फ देखें ही नहीं बल्कि पढ़ें भी www.crimetak.in पर।